हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं 95+ सीरीज़। और अगर आप लोग को इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है इस चैप्टर या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, मतलब उसका जो क्वांटिटी हम लोग कंज्यूमर लोग डिमांड कर रहे थे उसका क्वांटिटी का डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है फैक्टर्स जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड है वो भी चेंज होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो ये मैं आप लोग को एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। इधर देखिए, हम लोग ने एग्जाम्पल में क्या ले रखा है, 100 यूनिट्स एट द रेट ₹100 पर यूनिट। मतलब जब एक यूनिट का दाम, मतलब जब एक चॉकलेट का दाम 100 रुपये था तब मैंने उसके 100 यूनिट्स कंज्यूम किए। और जब उसी चॉकलेट का दाम 130 रुपये हुआ तो मैंने उसके 80 यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू कर दिए। तो मतलब जब प्राइस 30 रुपये से बढ़ा तो मैंने जो उसका क्वांटिटी था वो 20 क्वांटिटी कम कर दिया। मतलब पहले मैं जहाँ 100 क्वांटिटी खरीदती थी, उसका 100 यूनिट खरीदती थी, अब 80 यूनिट ही खरीद रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या है हम लोग का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग का क्वांटिटी डिमांडेड मतलब पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम लोग को पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू 100 करके हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल सकते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? पहले मैं 100 खरीदती थी, अब 80 खरीद रही हूँ, तो 100 - 80 20 हुआ। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? 20 हुआ। और ओरिजिनल क्वांटिटी पहले कितना था? 100 था, है ना। ओरिजिनल क्वांटिटी जो मैं पहले खरीदती थी वो कितना था? 100 था। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 कट ऑफ हो गया, कितना बचा? खाली 20, यानी 20%। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम लोग ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन फैक्टर्स ऑफ विच डिमांड डिपेंड्स। डिमांड जिस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे डिमांड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कौन से फैक्टर के ऊपर? प्राइस बढ़ रहा है तभी मैंने डिमांड उस कमोडिटी का डिमांड कम किया है, तो यानी उसका प्राइस बढ़ रहा है, यानी जो फैक्टर है जिसके ऊपर डिमांड यहाँ पे डिपेंड है वो क्या है? प्राइस है। तो प्राइस बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंटू 100 करके हम लोग परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं। तो प्राइस कितने से बढ़ रहा है? पहले 100 था, अब 130 है, यानी 30 रुपये से बढ़ रहा है। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 यानी 30% हो जा रहा है। तो अब हम लोग को 20% डिवाइडेड बाय 30% करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड। तो 20% डिवाइडेड बाय 30%, 0 कट ऑफ हो गया, परसेंटेज कट ऑफ हो गया, 2/3 हुआ। तो कितना हम लोग का आया? 0.6 0.6 है हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके गाइस, नाउ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना टाइप का होता है? 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी।
Price elasticity. It is the degree of responsiveness of rate of change in quantity demanded due to the rate of change in price of the commodity. तो इधर क्या बोल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी में, इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे एक कोई भी कॉमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड कब चेंज होगा, जब उस कॉमोडिटी का प्राइस चेंज होगा। जैसे कि हम लोग ने पहला वाला अभी एग्जांपल देखा, उसमें प्राइस बढ़ जाता है तो मैं जितना पहले क्वांटिटी कंज्यूम कर रही थी उससे मैंने 20 लेस करके पहले 100 यूनिट्स में कंज्यूम कर रही थी, उसके बाद मैंने 80 यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो यही इधर बोल रहे हैं। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। उस कॉमोडिटी का प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग का डिपेंड है। मतलब अगर पहले मैं 100 यूनिट कंज्यूम कर रही थी 100 रुपीज़ के प्राइस में, तो जब वो 130 हुआ तो मैंने 80 यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया। नाउ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे 5 टाइप्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टिवली इन इलास्टिक। सो अब देखिए क्या होता है कि जब हम परफेक्टिवली इलास्टिक में हम लोग का डिमांड चेंज होता है, जबकि जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है। जो हम लोग का परफेक्टिवली इलास्टिक है, ये आप लोग को यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, तो जो हम लोग का परफेक्टिवली इलास्टिक है उधर हम लोग का डिमांड चेंज हो रहा है। सेम ही आप साइड में देख पा रहे होंगे कि परफेक्टिवली इन इलास्टिक में हम लोग का डिमांड कांस्टेंट रहता है और हम लोग का परफेक्टिवली इलास्टिक में प्राइस चेंज होता है, जबकि हम लोग का परफेक्टिवली इन इलास्टिक में प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो ग्राफ होगा, हम लोग प्राइस को हमेशा वर्टिकली लेते हैं और क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टली लेते हैं। ओके, तो अगर प्राइस कांस्टेंट होगा और डिमांड चेंज होगा, तो हम लोग अगर प्राइस यहाँ पे ले रहे हैं तो प्राइस एक जगह पे है तो डिमांड चेंज हो रहा है, तो मतलब हम लोग का प्राइस का शेप इस तरीके से, मतलब अगर हम लोग इतना क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं तो भी उतना ही प्राइस लग रहा है, और अगर इतना डिमांड कर रहे हैं तो भी उतना ही लग रहा है। मतलब अगर मैं 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ तो भी मेरे को 50 रुपये ही देने पड़ रहे हैं, और अगर मैं 100 यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ तो भी मेरे को 50 रुपये ही देने पड़ रहे हैं। जबकि परफेक्टिवली इन इलास्टिक में हम लोग का प्राइस वर्टिकल होता है और क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे हम लोग का प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि प्राइस चेंज होता है। मतलब अगर प्राइस 100 रुपये हो गया तो भी मैं उतना ही क्वांटिटी डिमांड करूँगी, और अगर प्राइस 10 रहा तो भी मैं उतना ही क्वांटिटी डिमांड करूँगी। आपको मैं इसका एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे सॉल्ट हम लोग अगर उसका प्राइस गिर जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सॉल्ट ज़्यादा खाने लगेंगे, और उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उसको कम खाने लगेंगे। सॉल्ट हम लोग जितना कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग को उतना ही कंज्यूम करना पड़ेगा, यह हम लोग का बेसिक नीड है। तो ये आपका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिलेटिवली इन इलास्टिक का। तो इधर हम लोग का आप ये ड्राइंग में देख सकते हैं, जो हम लोग का परफेक्टिवली इलास्टिक है उसका जो शेप है, डिमांड कर्व का शेप है वो हॉरिजॉन्टली है, मतलब इस तरीके से है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है इसलिए उसका जो शेप है डिमांड कर्व का वो एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। जबकि रिलेटिवली इन इलास्टिक का ऐसा है, इस तरीके से डिमांड कर्व है, यानी उसका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है।
अब वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, एकदम लास्ट पॉइंट में देखिए वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जो कि हम लोग जब आगे जाएंगे इस चैप्टर में तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग नॉन लीनियर डिमांड कर्व और लीनियर डिमांड कर्व पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप अभी ऐसे देख लीजिए। इधर मैंने प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 5% डिवाइडेड बाय 0% किया, दैट इज़ इन्फिनिटी। तो परफेक्टिवली इलास्टिक में हम लोग का जो वैल्यू होता है प्राइस इलास्टिसिटी का वो होता है इन्फिनिटी, जबकि हम लोग का परफेक्टिवली इन इलास्टिक में हम लोग का 0% डिवाइडेड बाय 5% होता है, यानी 0 इक्वल्स टू 0। तो एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। अब मैं आप लोग को ये आगे बताऊंगी इस चैप्टर में कि हम लोग ने ये 5 और 0 क्यों लिया है, तो आप लोग को ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग यही देख लीजिए 5% एंड 0%। ओके, नाउ रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली नॉन इलास्टिक। आप रिलेटिवली इलास्टिक में देखिए मैंने लिख रखा है ग्रेटर एंड लेसर। तो जो हम लोग का डिमांड है वो ग्रेटर से चेंज हो रहा है, जबकि जो हम लोग का प्राइस है वो लेसर से चेंज हो रहा है। मतलब अगर प्राइस पहले 100 था, उसके बाद 80 आया, तो पहले जहाँ मैं 100 यूनिट कंज्यूम कर रही थी सडनली मैं 200 यूनिट कंज्यूम करने लगी। तो यानी खाली 20 रुपीज़ के अंतर में मैंने अपना 100 यूनिट का कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो ये क्या था हम लोग का, ये हम लोग का रिलेटिवली इलास्टिक था। ठीक है, और सेम चीज़ देखिए अब रिलेटिवली इन इलास्टिक में देखिए पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। जो प्राइस है वो ग्रेटर से चेंज हो रहा है, जबकि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो लेसर से चेंज हो रहा है। तो यानी जब हम लोग का जो प्राइस है पहले वो 100 रुपीज़ था, फिर डायरेक्टली 50 रुपीज़ पे आ गया, लेकिन मैं पहले 100 यूनिट कंज्यूम करती थी, अब मैं खाली 120 यूनिट कंज्यूम कर रही। तो मतलब 50 रुपीज़ के चेंज में भी मैंने खाली अपना 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। जबकि यहाँ पे हम लोग ने 20 रुपीज़ जब कम हुआ तो सीधा अपना 100 यूनिट्स बढ़ा दिया था। होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब इधर एक ग्राफ देख लीजिए आप लोग रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक का। जो हम लोग का रिलेटिवली इलास्टिक का डिमांड कर्व है, तो हम लोग का ये प्राइस होता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में और क्वांटिटी होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो अगर प्राइस इस तरीके से है, मतलब जब प्राइस 100 है तो मैंने जब प्राइस 100 है तो मैंने 100 यूनिट कंज्यूम किया, और जब प्राइस 80 है तो मैंने सीधा 200 यूनिट कंज्यूम कर दिया। तो जो डिमांड कर्व होगा वो थोड़ा इस तरीके से आएगा। पॉइंट अगर आप दोनों का जोड़ेंगे तो थोड़ा डिमांड कर्व इस तरीके से आएगा, और इस शेप को हम लोग फ्लैटर डिमांड कर्व शेप बोलते हैं। तो रिलेटिवली इलास्टिक का हम लोग का जो डिमांड कर्व का शेप होता है वो फ्लैटर होता है, जबकि रिलेटिवली इन इलास्टिक में मैंने आपको क्या बोला था कि 100 ये हम लोग का प्राइस है, ये क्वांटिटी है। पहले 100 का था प्राइस, तो हम लोग 100 यूनिट ही कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब प्राइस 50 हुआ तो हम लोग 120 यूनिट कंज्यूम किए। तो यानी जो डिमांड कर्व का शेप है अगर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो थोड़ा इस तरीके से आएगा। ये क्या है, थोड़ा स्टीपर है। रिलेटिवली इलास्टिक का फ्लैटर था और रिलेटिवली इन इलास्टिक का स्टीपर है। मतलब प्राइस ज़्यादा से चेंज हुआ तो भी हम लोग कम यूनिट ही तो कंज्यूम करना बढ़ाए हैं। मतलब पहले 100 यूनिट कंज्यूम करते थे, अब 120 यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसका वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देख लीजिए। प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 5% डिवाइडेड बाय 4% इक्वल्स टू 1.25। दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखिए 1.25 आया, यानी हम लोग का जो प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। जबकि हम लोग का रिलेटिवली इन इलास्टिक में प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू है प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 4% डिवाइडेड बाय 5% इक्वल्स टू 0.5। दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ये आपको मैं जब आगे हम लोग नॉन लीनियर कर्व और लीनियर कर्व में जाएंगे तो आप लोग को ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैंने 5 और 0 और 4, 3, 2, 1 ये सब को क्यों लिया है। तो आप लोग को इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अभी के लिए आप लोग ये 5% और 4% ही देखिए, तो आप लोग को आपका ये
क्या बोलते हैं, कंसेप्ट में थोड़ा सा आप लोग क्लियर रहिएगा, और जब आप लोग नॉन लीनियर और लीनियर वाला पार्ट देखिएगा तो आप लोग को वो पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नाउ यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में हम लोग का डिमांड भी इक्वल से चेंज होता है और प्राइस भी इक्वली चेंज होता है। और जो इसका ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से रहता है, मतलब प्राइस और डिमांड अगर इक्वली चेंज हो रहा है तो ये हमारा प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो ऐसे ऐसे, तो यानी इसका एक इस तरीके का शेप आएगा। इस तरीके के जो शेप को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया होता है ना, एरिया हमेशा सेम निकलता है, इसलिए इसके शेप को, ये यूनिटरी इलास्टिक के डिमांड कर्व के शेप को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और इसका प्राइस इलास्टिसिटी 5% डिवाइडेड बाय 5% दैट इज़ 1, यानी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 है। नाउ मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी: परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, point elasticity of method, arc elasticity of method, and both point elasticity of method and arc elasticity of method are collectively known as geometric method. Now percentage method. तो price elasticity equals to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. इसका जो फॉर्मूला है सेम एज इसका जो डेफिनेशन में था वही है परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला। तो ये हम लोग पहले वाला जैसे हम एग्जाम्पल हम लोग ने किया था तो वो वाला अगर आप देख लीजिएगा तो आप लोग को ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। होप मुझे ये चीज़ आप लोग को समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू 100 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंटू 100। दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। अगर हम लोग एक साथ इसको लिखेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे हम लोग तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आएगा। कैसे आएगा आप लोग को पता है ना, समझ में आया ना? क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी का हम लोग का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हम लोग का? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लोग का क्या है? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। और 100 हम लोग का कट ऑफ हो गया और वो जो नीचे प्राइस था वो ऊपर चला गया और जो क्वांटिटी था वो नीचे आ गया और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस था वो नीचे आ गया और चेंज इन क्वांटिटी जो था वो ऊपर चला गया और चेंज इन प्राइस नीचे आ गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। नाउ टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। केस 1 प्राइस क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर आप लोग देख पा रहे हैं। प्राइस के नीचे देखिए 60 है, क्वांटिटी के नीचे 10 है और टोटल एक्सपेंडिचर के नीचे 600 है। सेम 50 है, 13 है, 650 है। इसका क्या मतलब है? जब प्राइस 60 था तो मैंने क्वांटिटी कितना कंज्यूम किया? 10 कंज्यूम किया, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 600 हुआ। जबकि जब प्राइस 50 था तो मैंने कितना कंज्यूम किया? 13 यूनिट्स कंज्यूम किया, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना हुआ? 650 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब प्राइस गिर रहा है तब भी मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है। ये हम लोग का रिलेटिवली इलास्टिक के केस में होता है। केस 2 प्राइस क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए जब प्राइस 60 था तो मैंने 13 यूनिट कंज्यूम किए, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 600। और जब प्राइस 50 था तो मैंने 12 यूनिट कंज्यूम किए तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 600 हुआ। तो जबकि प्राइस नीचे जा रहा है मेरा टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पहले जितना था अभी भी उतना ही है। 600 पहले भी था, अभी भी 600 है, यानी हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। यानी ये कौन सा डिमांड है? डिमांड कर्व हुआ यूनिटरी इलास्टिक हुआ। नाउ केस 3
वापस से प्राइस देखिए, क्वांटिटी देखिए और टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, 60, 10 एंड 600 और 50, 11 एंड 550। तो यहाँ पे जबकि जब प्राइस नीचे जा रहा है मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी नीचे जा रहा है। ये हम लोग का कौन सा हुआ, रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब जब हम लोग का प्राइस नीचे जा रहा है मतलब 60 से 50 हुआ, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है लेकिन हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर है वो गिर जा रहा है। होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 एंड 12 ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल पे उन्नति की वाणी पे जाके देखिएगा, आप लोग को इसके शॉर्ट MCQs भी मिल जाएंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।